नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सौरभ दीक्षित। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में कंपनियां आने को तैयार नहीं होती थी। बहुत सारी समस्या थी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, या बहुत सारी दिक्कतें थी। कंपनी आना नहीं चाहती, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर काफ़ी बदल रही है। अब कंपनियां उत्तर प्रदेश को एक हब के रूप में देख रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ उत्तर प्रदेश में, खासतौर से नोएडा में, अपनी फैक्ट्रियां लाना चाहती हैं। इसको अपने हब के रूप में देख रही हैं। तो ये जो बदलाव आया है, क्या बदलाव आया है? क्या अभी भी कुछ समस्याएं हैं? बहुत सारे सवाल हैं। इस पर बात करने के लिए आज यूपी की उड़ान के इस खास शो में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मुकेश गुप्ता सर मौजूद हैं, को फाउंडर और सीएमओ हैं मैक्स वोल्ट एनर्जी कंपनी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। थैंक यू सौरभ फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है जब हम लोग अपनी यूपी के लिए बातें करते हैं और उसकी ग्रोथ के लिए बातें करते हैं। एंड मैक्सवोल्ट एनर्जी यूपी में एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह स्टार्ट हुआ है फॉर द एनर्जी सेक्टर। सर, पहला सवाल तो इसी पे रहेगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई मैक्स वोल्ट की, और क्या कुछ दिक्कतें भी आई? बिल्कुल सौरभ, रियली जब शुरुआत की थी तो एक आइडिया जो हमने कन्वर्ट किया उसको रियलिटी में, कि जब हमारे यहाँ खाली बातें हुआ करती थी कि ईवी सेक्टर में कुछ आएगा, इलेक्ट्रिक से हम लोग अपने व्हीकल्स रन करा करेंगे, ये चीज़ें होती थी, बातचीत होती थी, बट कुछ ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं आया था। तो उस टाइम पर हम लोग लाइक वी आर द को फाउंडर्स, वी आर हैविंग अ 5 persons इन अवर टीम who just founded this Maxvolt Energy in 2019. So we were discussing this topic कि क्या किया जाए, आगे बढ़ाया कैसे जाए अपने इंडिया को, जो प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कि हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में पहुँचें जिससे हम अपने आगे आने वाले फ्यूचर को और इन्वायरमेंट को सेफ रख पाएँ। तो वहाँ पर हम लोग के डिस्कशंस में निकला कि हम लोग को प्रेजेंट जो सिचुएशंस हैं जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा इश्यूज राइज हो रहे हैं, कि हम लोग अपने ईवी सेक्टर में जो न्यू थिंग्स लेके आ सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों के साथ में हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो उसके अंदर था सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करते हैं तो उसमें बैटरीज इट्स द हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो वहाँ पर हम लोगों के लिए था चैलेंज कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी बनानी है, बट उस जोन में बनानी है जहाँ पर अभी तक कुछ प्लेटफॉर्म्स रेडी नहीं है, कोई फीडबैक्स भी नहीं है हमारे पास में। हमारा जो रोड इंफ्रा है वो सब कुछ एक डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़, इवन चाइना एज़ वेल। सो वहाँ पे हमने कहा कि नहीं, हम लोगों को आज वो स्टेप लेना चाहिए जिससे हम इस चीज़ को जहाँ से एक शुरुआत करें और इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएँ, लोगों तक पहुँचा पाएँ, जहाँ पे हम अपने इन्वायरमेंट को बेटर वे में एक सेफ इन्वायरमेंट जोन तक लेके आएँ। सर, मुकेश सर, देखा होगा कि आइडिया तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे कर दिया जाए। क्या इससे पहले और भी कुछ आइडिया आए थे, और जब ये आइडिया आया तो कैसे इसको एग्जीक्यूट कर दिया? लगा कि ये सक्सेसफुल होगा? कुछ डाउट था उस समय? आ, सौरभ, डाउट तो था, क्योंकि कोई भी चीज़ एक जब न्यू शुरुआत करते हैं तो ऐसा नहीं होता कुछ भी चीज़ और रेडी है और बस हमारे को एंट्री करनी है उस शिप पे, बस हमें चल के जाना है, हमारे को कुछ हमें मेहनत नहीं करनी। और ये तो सेक्टर भी ऐसा था जहाँ पर तो कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, खाली हम लोग पेपर्स पे बातचीत करें, कोई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ अभी तक रेडी नहीं थी, ना फोर व्हीलर्स में, नॉट इन टू व्हीलर्स, बहुत अच्छे तरीके से कुछ रेडी नहीं था। वहाँ पर वो चैलेंजेस ज़रूर थे कि हम लोग इस चीज़ को कैसे लेके आ पाएंगे, ऑन ग्राउंड कैसे उतारेंगे, इस टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग प्रॉपर वे में अपने यूज़र्स के थ्रू बना पाएंगे। तो वो हमारे पास इश्यूज़ तो थे कि हम लोग इस चीज़ को फास्टर वे में भी हमें चाहिए था, बिकॉज कि जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट्स की तरफ से तो पुश मिलता था ऑलवेज़ कि हाँ जी, कि हम लोग सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, फेम 2 लेके आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एग्जिस्ट तो कर रही थी, बट वो लोगों तक नहीं पहुंच रही थी और उनको कुछ अवेयरनेस भी नहीं थी कि लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल आके हमारी लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर सकता है। सो चैलेंजेस तो थे उस चीज़ को करने के लिए। देन जब उन चीज़ों पे हम लोगों ने जब डिस्कशन से स्टार्ट किए, तो लाइक एज आई सेड कि हम लोग 5 को फाउंडर्स हैं इस टीम मेंबर्स में, तो एवरीबडी इज़ हैविंग देयर ओन स्किल्स। Like one is having in the sales and market sales, one is having in the finance background, one is having the marketing part, and one is having the technology part. So we are like having a combinations of all those things which is required to like give a foundation to any business, any idea. So we are having that masala with us.
सो अब बस हम लोगों को किक स्टार्ट करना था कि ठीक है कि लाइक टेक अ चांस, वी शुड गो अहेड, हम लोग ट्राई करके देखते हैं, जो भी चीज़ें निकलेंगी हम उसको ओवरकम करने के लिए, जो हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो हम लोग फॉर श्योर उसको आगे लेके जा पाएंगे। मुकेश सर, जब आपने एक प्रॉब्लम देखी तो उस पर बिजनेस शुरू किया, तो शुरुआत में दिक्कत कहाँ पे, टेक्नोलॉजी में आई या फंड में आई या फिर भरोसे में दिक्कत आई? स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स में हमारे पास जो मेजर दिक्कत थी वो टेक्नोलॉजी में भी थी, जहाँ पे मैंने जैसे बताया भी आपको कि कोई चीज़ का पहले से एग्जिस्टेंस होना तो इजी होता है, लोग बागों के पास अवेयरनेस होती है, उस चीज़ को आगे बढ़ाना था खाली। यहाँ तो हम लोगों को उन लोगों तक ये भी बताना था कि हम रियल वे में क्या बनाते हैं, आपको यूज़ क्या आने वाला है, कितना बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। लोगों के पास ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आके उनकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने वाला है। बट हम अपर लेवल पे बात करते थे कि इन्वायरमेंट फ्री होगा, इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए, एक वो तो है, बट जो इंडियन मेंटलिटी जो है वो एक है कि एक मिडिल क्लास जो थिंकिंग होती है, वो कहते हैं कि ऑलवेज लुकिंग फॉर द बजट, बजट फ्रेंडली चीज़ क्या, पॉकेट फ्रेंडली चीज़ क्या है। तो ये एक रियली इन कैलकुलेशन और रियल लाइफ में एक काफ़ी बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। जब पर्सन वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जब यूज़ कर रहा होता है तब उसको वो एक्चुअल वे में अपनी पॉकेट को सेव कर पाता है। लाइक आई विल शेयर एन एग्जांपल विद यू कि अगर हम बात करें कि आज अगर टू व्हीलर अगर एक पर्सन चलाता है तो कहीं ना कहीं वो एक जो एक्सपेंसेस रनिंग पे करता है वो ₹2 पर किलोमीटर की हो जाती है मोटी मोटी। अगर वो बहुत ही लाइक मेट्रो सिटीज़ में हम रहते हैं, डेली का कम्यूट 50 किलोमीटर्स इज़ वेरी इजी, कि उसमें हम लोग करते हैं तो ₹100 पर डे ही इज़ स्पेंडिंग ऑन हिज जस्ट कम्यूटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू ईच अदर, या वो ऑफिस जा रहा है या वो अपने कोई भी और काम के लिए जा रहा है। और जब वो ₹100 वो एक्सपेंड कर रहा है और मंथ में 25 डेज़ भी अगर वो चला रहा है तो इस 2500 कॉस्ट मंथ, और जब हम इस चीज़ को लेके जाते हैं ईयर में तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30,000 ईयर चला जाता है। ये कॉम्यूट का एक्सपेंस निकला है खाली, अभी हम व्हीकल की बात नहीं कर रहे हैं उसमें। और जब हम इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 20 पैसा पर किलोमीटर तो ये रन कर जाता है टू व्हीलर, बहुत ईजी वे में। दिट्स कम्प्लीटली ऑन ग्राउंड कैलकुलेशंस की इलेक्ट्रिसिटी जितनी यूज़ होती है उतनी ही चलती है। और जब वो उसी चीज़ को जो अभी वो ₹100 में कवर अप कर रहा था, वो कहीं ना कहीं उस 50 किलोमीटर्स को वो अप्रॉक्सीमेटली अगर 5 और ₹10 में अगर वो कन्वर्ट कर पा रहा है तो कहाँ वो ₹100 और कहाँ वो अप्रॉक्सीमेटली ₹10 और ₹90 का जो गैप है वो बहुत इजी वे में कन्वर्ट कर पा रहा था। तो अगर वो 30,000 जो एक्सपेंस कर रहा है और उसी चीज़ को अगर मैं लेके आ जाऊँ कि उसको 3-4,000 का पूरा ये साल कर सकता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सेविंग होती है ये, जिससे वो अपना एक बजट प्लान कर सकता है कि ठीक है वो कुछ न्यू थिंकिंग को ऐड कर सकता है, न्यू चीज़ों को लेके बाय करने के लिए सोच सकता है। सो जो एक विज़न है लोगों का कि हाँ जी कि मैं कुछ और कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ से होता है आप बिना कुछ करे भी आप सब कुछ कर सकते हो इसके थ्रू। तो वहाँ पर लोगों के लिए काफ़ी मतलब पहुँचाया हम लोगों ने कि रियल वे में आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, आप इसे इस्तेमाल करें तो आप अपनी चीज़ों को अपना ईज़ बना पाएंगे, अपने पॉकेट को फ्रेंडली बना पाएंगे। मुकेश सर, देखा जाए तो आज ईवी की बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जब आपने शुरू किया था तब इतनी बात नहीं होती हुई, आइडिया भी नया था और लगता भी होगा पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। घर में आपने जब बताया होगा तो कैसा सपोर्ट रहा, क्या कुछ ऑब्जेक्शन भी आए कि मतलब इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, क्या लग रहा था तब? बिल्कुल, घर में तो ये था कि ठीक है कुछ न्यू तो करने जा रहे हैं कि ऑलवेज फैमिली की जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ साथ में होती हैं तो एक ये लगता तो है कि अगर आज हम सक्सेस नहीं हुए तो क्या। बट एक विज़न था, लाइक सक्सेस होने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती वो हमारे पास थी, तो हम वहाँ से एक सिक्योर हैंड पे खड़े थे कि हम वो लेके जा सकते हैं। तो हमें वहाँ पर इतना बड़ा इशू नहीं आया और फैमिली से बाकी सारा पूरा सपोर्ट ऑलवेज़ रहा कि ठीक है आप रेडी हो करने के लिए तो वी आर स्टैंडिंग विद यू, आप आगे बढ़ें। कंपनी आपने शुरू कर दी, जो पहला ऑर्डर मिला, जो पहला ब्रेक थ्रू मिला, वो कब मिला और उसकी खुशी कैसी रही? लाइक पहला जो ब्रेक थ्रू मिला हमको, विशाल वन ऑफ द को फाउंडर एंड ही इज़ द टेक्निकल गाय ऑफ आवर टीम। So he is having some contact base. I'll name out the company eTrio. That's a Hyderabad based company who got the first approval from the government for retrofitting for four wheelers.
सो फॉर इलेक्ट्रिक वर्जन्स, नॉट फॉर द सीएनजी, फॉर इलेक्ट्रिक वर्जन्स। तो उनको वहाँ पर जो अप्रूवल मिला हुआ था, तो उनके पास एक विज़न काफ़ी अच्छे वे में स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक फर्स्ट अप्रूवल मिलना ईवी सेक्टर्स में नया सेक्टर था, तो उनके पास और भी अच्छे ऑर्डर्स थे। लाइक अमेजोन वगैरह ने भी उस टाइम पे जो फ्लीट्स के लिए वो ट्राई कर रहे थे, दे आल्सो अप्रोच टू देम। सो उनके पास जो रिक्वायरमेंट्स आई, एंड विशाल जी के नेटवर्क में वो थे, ई ट्राई जो उनके फाउंडर्स थे। सो उन्होंने जब उन्हें हमें कांटेक्ट किया, एंड वी सर्व द प्रोटोटाइप, एंड द प्रोटोटाइप वाज गॉट अप्रूव कि लाइक ठीक है, वी रिक्वायर दैट प्रोडक्ट ओनली। सो जब वो अप्रूव हुआ, देन वी गॉट द ऑर्डर, वी फील कि नाउ समथिंग कैन हैपन। सो वो एक फील था कि हम लोग अब तो आगे बढ़ सकते हैं। सब लोगों ने वी एंजॉयड दैट मोमेंट अलॉट। मगर सर ये भी जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप जो है जब शुरू होता है, फिर उसको कंपनी बनने में कौन सी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा वक्त लगता है? स्टार्टअप से कंपनी बनने तक में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है कि किसी भी चीज़ का एक ट्रस्ट लेके आना। क्योंकि कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है, हम अपनी मर्ज़ी से खरीद सकते हैं, बट अगर आप कहते हो कि आपको एक ब्रांड बनना है, ब्रांड तब बनता है जब आप मास लोगों तक पहुंच पाते हैं। आपकी चीज़ों को कोई कह के मांगता है कि ये चीज़ हमारे को चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस ट्रस्ट को उन लोगों को हम दे पाएँ। तो जो हमारे ईवी सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर था, वो था प्रोडक्ट की जो वारंटी लाइफ थी, क्योंकि नया प्रोडक्ट था, यूज़र्स न्यू थे। तो लोगों को ट्रस्ट बहुत कम होता था कि आज कंपनीज़ हैं, आज न्यू कंपनीज़ बनी हैं, तो ये रहेंगी नहीं रहेंगी। 3 साल की वारंटी, तो 3 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है जी। आज हो कल नहीं हो, हमारे पास तो दूसरे ऑप्शंस पे हम लोग यूज़ करेंगे, बट दूसरे ऑप्शन में समझाने पड़ते हैं, जो दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो इतने यूज़फुल हैं ही नहीं। जो अगर हम बात करें कंपैरिजन में, हम लोग लिथियम बैटरीज़ में जो प्रोडक्ट बनाया, तो जो ऑलरेडी जो अवेलेबल चीज़ें थी वो लेड में थी, जो कि अपने पास काफ़ी सारे फीचर्स नहीं होते हैं लेड बैटरीज़ में, जो लिथियम में होते हैं। तो उन चीज़ों को हमने लोगों तक पहुँचाया। जो चीज़ आपके पास एग्जिस्ट करती है, वो रियली वे में आपको वो इतना फ्रूटफुल नहीं है जितना आपको ये लिथियम देने वाला है। उन लोगों को वहाँ पर हमने उनको गाइड किया, वहाँ से उनको समझाया, तब उन लोगों ने उस चीज़ को आगे वो यूटिलाइज़ किया। सर आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या लगता है कौन सी वो गलती थी जो सबसे महंगी पड़ी? राइट सौरभ, चीज़ें ऑलवेज़ कहीं ना कहीं जब हम स्टार्ट करते हैं तो अप एंड डाउन्स ऑलवेज़ रहते हैं। कभी भी कोई चीज़ सीधे रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाती हैं, तो उसमें चीज़ें डाउनवर्ड्स में भी आती हैं। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू आया था, बिकॉज सब चीज़ें न्यू थी, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना सप्लाईज में भी नहीं थे हमने अवेलेबल, तो सारा चीज़ डिपेंडेंसी चाइना पर भी थी। तो अब 19 में जैसे हमने एक फाउंडेशन रखी कंपनी की, एंड और 20th में कोविड आ गया था, तो उसमें सारे अपना लाइक 20th में कोविड इंडिया के लिए आया था। लाइक हम बात करें चाइना की, तो वहाँ पे तो अक्टूबर ऑनवर्ड से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पे चीज़ें लॉकडाउन में बदलना, चीज़ों में इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका था। सो लाइक मे वी लाइक फाउंडेड एंड इन द अक्टूबर वी आर सीइंग दोज थिंग्स। सो टेक्नोलॉजी तो इंडिया के पास नहीं थी, और ना कोई सप्लायर भी बेटर वे में नहीं थे। तो जो भी डिपेंडेंसी थी, तो हम लोग जो भी मटेरियल जहाँ से मिलता था, तो फर्स्ट हमारा छोटी कन्वर्सेशंस में मटेरियल हम बाय करते थे। तो वहाँ पर जो हमने वेंडर्स के थ्रू जो बाय किया जल्दबाजी में, बिना फुल रिसर्च, क्योंकि हमें टाइम भी नहीं मिला उस रिसर्च को, क्योंकि चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी। तो जो हम लोग जो वेंडर्स के थ्रू जो फर्स्ट बाइंग्स रही स्टार्टिंग फेज़ में, वो हमारे को काफ़ी चैलेंजिंग रही, जिनकी वजह से हमारे पास लाइक जब इश्यूज़ जब प्रोडक्ट में आए, तब हमें फील आउट हुआ कि हाँ नहीं, जो रॉ मटेरियल है डेट इज़ आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है वो इतना लाइक ऑथेंटिकेटेड नहीं है जितने यहाँ की इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वहाँ पर हमारा एक इशू रहा था कि हमने जो वेंडर्स जो सही चूज़ करने चाहिए थे, वहाँ वो हो नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशंस ऑफ कोविड। ओके सर, ये भी जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का जो माहौल है इस वक्त, ये आपको कैसा लगा? मैन्युफैक्चरिंग का माहौल सौरभ जी, अगर हम बात करें पिछले लाइक 10 साल पहले या 12 साल पहले बात करें, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्डल सी लगती थी। ऐसा लगता था यूपी में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लाइक एक मॉडल ऑलवेज, मोदी जी भी कहते थे गुजरात मॉडल, मतलब इंडिया ऑलवेज ना गुजरात मॉडल्स के नाम पे बात करता था, यूपी को कोई कुछ नहीं समझता था। और हमारा भी उस टाइम पे यही सोचता कि मतलब ठीक है, करेंगे तो क्या निकलेगा, देखते हैं कि हम लोग भी कहीं आगे, जब आगे बढ़ेंगे तो किसी और स्टेट्स की तरफ मूव करने लग जाएंगे। तो उस हिसाब से हमने मतलब स्टार्टिंग में जो थॉट्स पॉइंट्स थे,
बाद में जब हमने यहाँ पे अभी स्टार्ट किया चीज़ों को, जब आगे लेके बढ़े चीज़ों को लेकर आफ्टर कोविड इवन, यूपी ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया है, यूपी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया। और जो ये अपने जो लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी ना बिज़नेस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने के लिए, लाइक किसी भी चीज़ का लाइसेंस लेना है, कोई आपको लैंड लेनी है उस चीज़ के लिए, और लैंड्स पे आपको वो काम करने की परमिशंस आपको चाहिए होती हैं। लाइक अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा प्रोडक्ट तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरीज बनाना है, तो बैटरीज के लिए एक एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, जो हमें लोड्स चाहिए होते हैं। तो पहले अगर आप लोड्स की बात करो तो 6-6 महीने 8-8 महीने ही लग जाते थे कि, और लोग बात ही नहीं सुनते थे, चीज़ों के बस चक्कर काटते रहो। बट बिकॉज ऑफ यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो निवेश मित्र एक पोर्टल उन्होंने बनाया, वो वन स्टॉप सॉल्यूशंस उन्होंने किया। आपके पास कोई भी लाइसेंस चाहिए, कोई भी रिक्वायरमेंट आ रही है, आप उसको डिजिटलाइजेशन अप्लाई करते हैं, जिससे कि उनकी ना टाइमिंग्स फिक्स होती हैं कि हाँ कि आज ये एप्लीकेशन आ गई है तो इसको फिनिश करना है। इसमें कोई ऑब्लिगेशंस आती हैं तो वो जो गवर्नमेंट जो पीछे बैठे हैं एम्प्लॉयज़, वो बैकएंड से उस पे ही अपलोड करते हैं, जिससे कि उनकी जवाबदेही बनी रहती है कि हाँ जी कोई इशू था तो आपने टाइमली बता दिया। टाइमली बता देते हैं तो हम तो ऑलवेज़ रेडी हैं कि हमारे को तो काम करना है, तो फास्ट फॉरवर्ड उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कराओ, उस हर्डल्स को हटाओ और आगे सबमिट करो, चीज़ों को आगे बढ़ाओ। तो इस तरीके से निवेश मित्र जो पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया है, इट्स वेरी नाइस। यहाँ से सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। सर, यूपी का गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ यूपी में आएँ और रेवेन्यू भी जनरेट हो उससे। तो कई सारी पॉलिसी भी सरकार ने चला रखी। आपको कौन सी पॉलिसी अच्छी लगी या उस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा हेल्प मिली होगी आपके सेक्टर में? राइट सौरभ, हमारे सेक्टर में तो जैसे गवर्नमेंट ने उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव किया, पुश किया काफ़ी ज़्यादा। तो आप फेम टू की स्कीम्स लेके आए कि उसमें सब्सिडाइज मिलेगा, डायरेक्ट यूज़र को सब्सिडरी मिल रही थी, तो जो उनकी बाइंग थी फॉर द व्हीकल्स, इट कम्स वेरी लाइक रीजनेबल। उनको एक अच्छा अमाउंट उनको मिल रहा था, इवन फॉर द सेल्फ बाइंग। अगर आप इवन जो ई रिक्शा ओनर्स है, अगर उसको भी बाय करना होता है तो वहाँ पर भी उसे सब्सिडी मिल रही है। तो जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने पुट किया पुश, तो वो काफ़ी अच्छा पुश रहा हमारे ईवी सेक्टर के लिए। और सर, अगर बात करें लोकल टैलेंट जो है और लोकल स्किल्स जो है, उस पर आपका अनुभव कैसा रहा है अभी तक? सौरभ, लोकल स्किल्स में हमारा थोड़ा सा अनुभव, मतलब हम ये नहीं कहेंगे लाइक बहुत अच्छा रहा, बट अप टू द मार्क ही था। चीज़ों की बहुत ज़रूरत हमें फ़ील हुई कि जो हमारा यहाँ पे लोकल जो मैन पावर है, उसको बहुत सारा एक स्किल की ज़रूरत है। उनको हम लोग जब ने अपने पास ग्रैब किया तो देखा कि लाइक चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग हैं। हमने उन लोगों को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स दी, जिससे कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल के आईं। टैलेंट है, बट हाँ गाइडेंस की ज़रूरत है उनको। अगर हम गाइड प्रॉपर वे में कर पाएंगे तो एक अच्छा टैलेंट है। मतलब यूपी में बहुत अच्छा आईक्यू लेवल है, एंथुसिज्म है, लगन है कि हम कर लेंगे, और कॉन्फिडेंस भी है। यूपी के लोगों में कॉन्फिडेंस पूरा रहता है कि हाँ जी हम कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें देखी है ना, एक ठोस चीज़ें ही ऑलवेज देखी हैं। यूपी हमेशा से परिपूर्ण नहीं रहा है, उनको हर चीज़, खेती भी पूरी मिली है, चीज़ भी पूरी मिले हैं। गवर्नमेंट कैसी भी थी, बट हाँ गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग ही मिली ऑलवेज, और यूपी की गवर्नमेंट से ही आगे पूरी इंडिया की गवर्नमेंट भी आगे बनती है। तो ये काफ़ी अच्छा रहा कि हमने यूपी में स्टार्ट किया। सर, जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा फ़र्क आपने कहाँ पे महसूस किया है इसमें? एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जैसे मैंने बताया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि गवर्नमेंट ने जो पुश किए हैं कि अपनी वो अच्छी न्यू स्कीम्स लेके आ रहे हैं, पोर्टल्स क्रिएट किए गए कि आप अपनी कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं, आप उन चीज़ों पे आप आएँ और वहाँ पे हमारे को एप्लीकेशंस दें, और वी आर रेडी टू सर्व यू, कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देने के लिए रेडी हैं। लाइक अगर हम बात करें कि कनेक्टिविटी, मतलब एट पार, कि हमने पिछले 10 साल पहले की कनेक्टिविटी, आज की कनेक्टिविटी देखो, हमारे को कोई सोच में लगता ही नहीं कि आज हमें अगर यहाँ से अगर लखनऊ जाना, लखनऊ छोड़ो हमारे को बनारस जाना है, तो हम लोग को सोचने प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ जा सकते हैं। ओवरनाइट ड्राइव करके पर्सन पहुँचने के लिए रखता है कि हाँ जी पहुँच जाएंगे। जिससे कि कनेक्टिविटीज़ में जो हमारा जो लॉजिस्टिक्स मूवमेंट था, फास्ट फॉरवर्ड वहाँ पे पहुँचना, टाइम से पहुँचाओगे चीज़ तो टाइम से मिलने लग जाएगी चीज़ों को, यूज़र वहाँ पर ईज़ बन जाएगा इन चीज़ों को लेके। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली हमारे को सपोर्ट कर रही हैं कि आप कोई भी काम करने के लिए रेडी हैं तो वो सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं गवर्नमेंट साइड से। इवन लाइक हम गवर्नमेंट ना
एट प्रेजेंट वे में बहुत सारे ना न्यू न्यू लैंड बैंक्स निकाल रही है, जहाँ पर हम न्यू न्यू इंडस्ट्रीज़ लगा सकें, लोकलाइजेशंस प्रोवाइड कर पाएँ। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे फोकस के साथ काम कर रही है। उसी में एक औद्योगिक इकाई में हमको भी एक लाइक 6 एकड़ की हमने एक लैंड एक्वायर करी, जिसके लिए हम लोग लिथियम का एक रिसाइकलिंग प्लांट बना रहे हैं वहाँ पे। और वो जो हमारा अलॉटमेंट था वो भी योगी आदित्यनाथ जी के थ्रू ही हमें मिला था। सो ये लैंड बैंक्स भी आके लोकलाइजेशंस में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ही आगे ग्रो करवाने में हेल्प कर रहे हैं। सर जब बिजनेस शुरू करते हैं तो ज़मीन हो, परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, तो पहले के कंपैरिजन में अब इसमें कितना अंतर आ गया है? Like if we talk about the percentage, it will like 80% we are reaching faster. बस 20% चीज़ें रह गई हैं, तो वहाँ पे कई बार हो तो लैक ऑफ नॉलेज भी होती है, जहाँ पर हम लोग को जो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो भी एक लाइजनिंग वर्क है वो आगे तक पहुँचाना है, तो उसमें कई बार नॉलेज का एक लैक होता है। जब वो मिल जाता तो इट कम्स टू द 100%। सर अभी सरकार से ऐसा कोई सपोर्ट मिला है जिसको आप कह सकते हैं हाँ ये गेम चेंजर है, इसने पूरा गेम बदल दिया बिजनेस का यूपी में? लाइक एज ए टॉक की जो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराई वो तो एक गेम चेंजर था ही। रिसेंट में गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टार्ट किया है कि यूपी को आगे बढ़ाने के लिए, कि जब यूपी में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो सब्सिडी उसी पे दी जाएगी। तो एक था कि मतलब अभी तो कोई भी कहीं से ख़रीद रहा है, खाली यहाँ पे बाइंग हो रही थी, ठीक है बाइंग हो रही है तो थोड़ा बहुत चीज़ें चल रही हैं, हमें मिल जाएगा। बट गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, नहीं इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, यूपी को और स्ट्रेंथ देते हैं, कि उन्होंने कहा कि अब अपनी आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करिए, आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम यहाँ पर आपको उसको सब्सिडाइज़ करेंगे, अदरवाइज़ आपकी जो सब्सिडी है वो अब आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ से जो एक यूपी को एक नया एक चैप्टर मिल रहा है, वो यूपी के लिए भी एक गेम चेंजर साबित होगा। सर जैसे देखते हैं कि सरकार नीतियां तो बहुत बनाती है लेकिन कई बार ज़मीनी हकीकत अलग हो जाती है उससे, तो आप इसमें क्या अंतर पा रहे हैं अभी जो नीतियां हैं और जो ज़मीनी हकीकत है, कहाँ पे भी थोड़ा सा लगता है सुधार की ज़रूरत है? सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि हमें ना अवेयरनेस को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। जो लोगों की जो अवेयरनेस है वो कम है, कि हम लोग को ये हर्डल्स आते हैं, आएंगे ही नहीं आएंगे, आप कदम आगे बढ़ाएं। गवर्नमेंट एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ में आगे बढ़ा रही है, पॉजिटिव मूड में है, आप आगे बढ़ेंगे, वो आपको हैंड होल्ड करके आगे लेके जाएंगे चीज़ों को। सर अगर स्टार्टअप की बात करें, एमएसएमई सेक्टर की बात करें, तो अभी पॉलिसी में गैप कहाँ पे लगता है इस वक्त है? पॉलिसीज़ में लाइक हम लोगों को अभी ना अपनी जो एक तो लॉजिस्टिक्स पे थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, कि जो कनेक्टिविटी तो हमने अच्छी कर दी है, बट जो लॉजिस्टिक्स को और ज़्यादा उनके वेयर हाउसेस जोन्स और बेटर वे में किए जाएं, लाइक लोकलाइजेशंस में मैं बात कर रहा हूँ, जिससे कि जब मल्टीपल पॉइंट्स हो जाएंगे तो ईज़ रहेगा प्रोडक्ट को पहुँचाना, उस जगह तक हम लोग पहुँच पाएंगे जहाँ पर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो वो एक लॉजिस्टिक्स का मोमेंट हम फास्टर कर पाएंगे, तो थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। सर आपने बताया यूपी में बहुत बदलाव आया है जो कि दिखा भी, कंपनियां आ भी रही हैं, तो क्या आज ये कह सकते हैं कि आज जो है यूपी निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद राज्य बन चुका है या अभी उसमें लग रहा है थोड़ा सा समय है? नहीं सौरभ, बिल्कुल प्रेजेंट कंडीशंस में एक बिल्कुल भरोसेमंद राज्य है। आप एक अच्छा अपना इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से काफ़ी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, इंडिया को ग्रो करा सकते हैं। लाइक अगर हम देखें कि जो हमारा पॉपुलेशन और यूज़र रेशो अगर हम बात करें, तो वो इंडिया में सबसे बड़ा यूज़र रेशो ही यूपी के अंदर है। अगर यूज़र जहाँ पर है तो मार्केट ऑलवेज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो कोई भी पर्सन अगर आता है और वहाँ पर कुछ भी क्रिएट करता है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपने यूपी को ही सर्व कर पाया तो भी एक अच्छी हाइट्स पे वो पहुंच सकता है। जी। मुकेश सर क्या लगता है कि यूपी से ग्लोबल ब्रांड बनाना पॉसिबल है आज की डेट में? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अब हमारा जो यूपी है खाली एक वो राज्य नहीं रहा है कि हाँ जहाँ पे चीज़ें खाली बातों में रह जाती थी और या कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ में ही चीज़ें फंस के रह जाती थी, नहीं। बट आज जब एक नया विज़न चल रहा है कि लोगों को आगे बढ़ाने का, तो जितनी भी लाइक वो गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स लेके आ रही है, नई नई लैंड बैंक्स में नई ज़मीनें निकाल रही है, वहाँ के लोकलाइजेशंस को आगे बढ़ा रही है, अपने एयरपोर्ट्स कितने सारे हम लोगों ने अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में कन्वर्ट कर दिए हैं, जो कि अभी वो पहले रनिंग ही नहीं हुआ करते थे, अवेलेबल भी थे बट वो रनिंग कंडीशंस में भी नहीं थे। लाइक हमने कॉरिडोर्स, जो रेलवे कॉरिडोर्स है उनको हमने एड ऑन किया, कि आप जो
जो गुड्स के लिए जो रेलवे कॉरिडोर्स है वो पैसेंजर जो ट्रेन है उस पर ना यूज़ किया जाए, जिससे कि उनका मूवमेंट और फास्ट होगा। अदरवाइज़ क्या होता था, पहले तो गुड्स वाली ट्रेन को ऑलवेज रोक दिया जाता था, पैसेंजर मूवमेंट आगे होता था, तो उसके चक्कर में गुड्स आज पहुँचना वो 4 दिन बाद पहुँचा करता था। बट नहीं, इन सब चीज़ों से जो हमने कनेक्टिविटी दी है, नई लोकलाइजेशन तक पहुंचाया है। कोई भी अब इंटरनेशनल पर्सन आना चाहता है, लाइक अब्रॉड से आना चाहता है, यहाँ पर अपना कुछ स्कोप देख रहा है, तो वो ईज़ पहुंच सकता है। इतने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पहुंचे हुए हैं, कनेक्टिविटी फास्टर कर दी गई है, तो वो सोचे 1 घंटे में पहुंचना है, वो दिल्ली ही तो आएगा कनेक्टिविटी करने के लिए, मुंबई आएगा, बट वहाँ से कनेक्ट अगर वो करना चाह रहा है, लखनऊ में डायरेक्टली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर भी अगर वो दिल्ली आया हुआ है किसी काम से, किसी मीटिंग से, वो अगर देखने भी जाना चाहते हैं कि हाँ, ठीक है कि मेरे को यहाँ से कनेक्टिंग करके वहाँ पे जाके काम करता हूँ, वो बहुत फास्ट वे में कर सकता है। तो उसके स्कोप में ना वो बिल्कुल वाइड ओपन हो चुके हैं। ग्लोबल यहाँ से ब्रांड बना जा सकता है फॉर श्योर। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि क्योंकि बहुत सारे यूथ हैं वो भी सोचते हैं स्टार्टअप को करा जाए, बहुत सारे आइडिया भी आते हैं, तो आपने शुरुआत कहते हैं शुरुआत मुश्किल होती है, तो पहला स्टेप वो क्या होना चाहिए अगर कोई शुरुआत करना चाहता है? सर अब फर्स्ट स्टेप जो ऑलवेज रिक्वायर्ड है कि पहला तो अपने आप पे भरोसा रखो कि आप कर सकते हो, और एक छोटा सा रिसर्च ही आप करें, बहुत ज़्यादा रिसर्च ना करें उस चीज़ के लिए जिसमें रिसर्च के लिए बहुत सारा टाइम चला जाता है, जिसमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी ऐड ऑन होते हैं, तो वो आपके लेग को पुल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग अ पुश टू यू। तो बेटर है कि आप एक छोटे रिसर्च के साथ आएँ, अपने पे भरोसा रखें, प्रोटोटाइप्स को रेडी करें, आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, कुछ ही लोगों तक पहुंचाएं, और वहाँ से अपने आप को आप देखेंगे कि चीज़ों से जो लोगों का जो यूज़र्स हैं, अगर वहाँ से आप अगर उसका फीडबैक ले पा रहे हैं, तब आप इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे, और उसमें फिर आपकी जो मुश्किलें हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास एक्चुअलिटी और जो सोच है वो आपके सामने होती है। तो बहुत सारी हमने बातें करी मुकेश सर से कि क्या वाकई यूपी अब निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद राज्य बन चुका है, क्यों कंपनियां अब यहाँ आना चाहती हैं, कितना बदलाव आया है। आपको मुकेश सर के साथ हमारी ये बातचीत कैसे लगी? आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यूपी तक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुकेश सर आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और एक यूपी की तस्वीर सामने रखी कि कितना बदलाव आया है, और कोई युवा है अगर वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो पहला स्टेप उसको क्या लेना चाहिए, और आपकी कहानी से काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिलेगी लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर यूपी तक को अपना समय देने। थैंक यू सो मच सौरभ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।